नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 53 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 53 का जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा एक सिंधु घाटी स्थल नहीं है। अगर बात की जाए कि कौन सा एक सिंधु घाटी स्थल नहीं है, तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया है रोपड़, ये भी एक सिंधु घाटी स्थल है, चंदुद्रो भी एक सिंधु घाटी स्थल है और अहमदाबाद भी एक सिंधु घाटी स्थल है। लेकिन चेन्नई जो है वो एक सिंधु घाटी स्थल नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो ये राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई जो है वो कोई भी सिंधु घाटी स्थल नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से रोपड़ की, रोपड़ जो है एक सिंधु घाटी स्थल है और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये पंजाब में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में एक बार पूछा गया था। तो रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। उसी प्रकार चनहुदड़ो, चनहुदड़ो कहाँ पे है, तो चनहुदड़ो जो है ये पाकिस्तान में है। क्वेश्चन ये भी आया था किस नदी के किनारे है, तो चनहुदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और अगर बात की जाए दहमदाबाद की, दहमदाबाद जो है वो, दहमदाबाद जो है ये महाराष्ट्र राज्य में कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है दहमदाबाद। और किस नदी के किनारे स्थित है, प्रवरा, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है दहमदाबाद। इस बात को आपने याद रखना है। और प्रवरा जो है, अगर मैं यहाँ से स्पेसिफिक रूप से बात करता हूँ, तो प्रवरा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। इस बात को आपने याद रखना है कि प्रवरा किसकी सहायक है, गोदावरी की सहायक है प्रवरा। और प्रवरा जो नदी है वो दहमदाबाद शहर के पास है। और दहमदाबाद भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला शहर, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजा गया जो पहला शहर है वो कौन सा है, तो है हड़प्पा। हड़प्पा की अगर बात की जाए तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में, इस बात को आपने याद रखना है। और ये जो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। मोहनजोदाड़ो की बात की जाए, ये पाकिस्तान में है और मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इस बात को भी आपने याद रखना है। और अगर बात की जाए लोथल, लोथल, लोथल जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन का स्थल है। इस बात को आपने याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो किस शहर के द्वारा, तो याद रखना लोथल शहर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का शहर माना जाता है, जो कि गुजरात में है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर आप अपना टेट अभी भी क्लियर करना चाहते हो और आपके पास जो है वो कम टाइम के लिए स्पेसिफिक नोट्स नहीं है, अच्छे नोट्स नहीं है, स्मार्ट नोट्स नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी हमसे नोट्स जो है अवेल कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी हमारे इस नंबर से जुड़िए और हमसे नोट्स लीजिए। अभी जो है नोट्स पे आज के दिन 20% ऑफ चला है रात के 9 बजे तक। जिसने इस वीडियो को, चलो मैं 10 बजे तक कर देता हूँ, 10 बजे तक देख लिया, उनको ये नोट्स जो है वो 20% ऑफ के साथ मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि 145 नंबर क्वेश्चन है कि यूनानियों द्वारा किसे अमित्रोचेट्स कहा गया। जो यूनानी थे इनके द्वारा किसी राजा को अमित्रोचेट्स कहा गया, तो किसको कहा गया था, तो इनको जो है वो यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा था। इस बात को आपने याद रखना है। बिंदुसार की बात की जाए, क्वेश्चन ये भी आता है परीक्षा में कि आजीवन संप्रदाय किसके द्वारा अपनाया गया था, तो बिंदुसार के द्वारा आजीवन संप्रदाय अपनाया गया था। अगर मैं मौर्य साम्राज्य की बात करता हूँ, तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है या मौर्य साम्राज्य की जो नींव है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। अशोक ऑप्शन में दिया है। अशोक की अगर बात की जाए तो अशोक भी एक मौर्य साम्राज्य के ही राजा थे। इनके द्वारा जो है वो सांची का महान स्तूप बनाया गया था, जो कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है भारत के अंदर। उसी प्रकार सांची का जो स्तूप है वो कहाँ पर है, क्वेश्चन पूछने वाला प्रश्न ये भी पूछ सकता है। ये मध्य प्रदेश में है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना की सहायक बेतवा, तो बेतवा नदी के पास है कौन सा, सांची का स्तूप। इस बात को भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि किस दिल्ली सुल्तान ने दाग और चेहरा प्रथा प्रारंभ की है। देखिए, ऐसा कौन सा दिल्ली सुल्तान है जिनके द्वारा दाग और चेहरा प्रथा को प्रारंभ किया गया था, तो ऐसे दिल्ली सुल्तान जिनके द्वारा दाग और चेहरा प्रथा को प्रारंभ किया गया था, तो इनका क्या नाम था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो ये थे, इनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दाग और चेहरा प्रथा को जो है वो शुरू किया गया था। अगर यहाँ पे बात की जाए आपके खिलजी वंश की, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली राजा थे खिलजी वंश के। इस बात को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। क्वेश्चन पूछा गया है खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली राजा, तो अलाउद्दीन खिलजी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्वेश्चन ये भी आया है, इनके बारे में पढ़ ही रहे तो क्वेश्चन इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनके बचपन का नाम क्या है, क्योंकि टीजीटी आर्ट्स का पेपर है, वहाँ तो भाई जीके वास्ट पूछा जाता है और अन्य पेपरों में भी जीके अब 30 नंबर का रहता है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आसान जीके अब नहीं आता है, तो आपको अपने आप को बिल्कुल पहले ही तैयार करके जाना है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम है वो अली गुरशास्प है, इस बात को आपने याद रखना है। और अमीर खुसरो जो है वो इनके कार्यकाल के दौरान ही होते थे, अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान ही अमीर खुसरो भी हुआ करते थे, इस बात को आपने याद रखना है।
अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि मीराबाई का विवाह निम्न में से किससे हुआ है। देखिए मीराबाई की बात हो रही है, जो कि भगवान कृष्ण की एक अनन्य भक्त थे मीराबाई जी। मीराबाई जो है वो 16वीं शताब्दी में एक महान महिला संत भी थी मीराबाई। लेकिन प्रश्न पूछने वाला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि इनका इनका जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था। तो इनके विवाह की अगर बात की जाए तो मीराबाई का जो विवाह है वो भोजराज के साथ हुआ था। कौन थे भोजराज, कौन थी मीराबाई? तो अगर मीराबाई की बात करें तो ये मेरठा के राजा रतन सिंह राठौर की एकमात्र पुत्री थी। एकमात्र पुत्री थी किसकी? एक मेरठा जो रियासत थी उसके राजा रतन सिंह, उनकी बेटी थी और रतन सिंह राठौर। और इनका जो विवाह ये भोजराज से मैंने बताया, और भोजराज से राणा सांगा के पुत्र, ये वही राणा सांगा जिनके साथ खानवा की लड़ाई लड़ी थी बाबर ने 1527 में। और मीराबाई के बारे में आप जानते हो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, बहुत ज़्यादा मानती थी भगवान कृष्ण को। अगला क्वेश्चन है, किसे 1856 में अव्यवस्था का आरोप लगाकर कब्जे में ले लिया गया था। देखिए 1856 की बात हो रही है और उस टाइम जो है अव्यवस्था जिसको आप जो है इसका आरोप लगाकर अपने कब्जे में ले लिया था, तो ये अवध को जो है वो 1856 में अंग्रेज़ों ने जो है अपने अंडर ले लिया था। अवध को अपने अंडर लिया, बहुत सारी रियासतें इन्होंने हड़प की नीतियाँ चलाई और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अंग्रेज़ों ने की, जिसके कारण 10 मई कब शुरू हुई थी 1857 की क्रांति? 10 मई 1857 को जो है वो 1857 की क्रांति शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई थी, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो मेरठ से शुरू हुई। पहले स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी थे। और देखिए जिस प्रकार ये क्रांति हुई तो अलग अलग जगह से इस को लीड किया गया था। जैसे कि आपके लखनऊ से इसको लीड किया था 1857 की क्रांति को बेगम हजरत महल। क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि लखनऊ से लीड कौन कर रहा था, तो लखनऊ से लीड कर रहा था बेगम हजरत महल। दिल्ली से लीड कर रहे थे बहादुर शाह जफर। झांसी से लीड कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई, ये तो आपको पता ही होगा। कानपुर से लीड कर रहे थे तात्या टोपे। और इलाहाबाद से जो लीड कर रहे थे, जिसका नाम नया नाम इलाहाबाद का प्रयागराज है, वहाँ से लीड कर रहे थे लियाकत अली खान। तो थोड़े मैंने आपको नाम बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं, कोई सा नाम भी परीक्षा में आपको काम आ सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखिए अगर ब्रह्मा समाज की मैं बात करता हूँ तो जो ब्रह्मा समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो 1828 में ब्रह्मो समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगर मैं इनके द्वारा बहुत सारे काम किए गए थे, इनके द्वारा आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, इन सभी चीज़ों की स्थापना भी इनके द्वारा, वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की थी, आत्मीय सभा की भी इनके द्वारा ही की गई थी। इनके द्वारा 1829 की अगर मैं बात करता हूँ, जितना मुझे याद है, सती प्रथा पर भी इनके द्वारा रोक लगाई गई थी। तो सती प्रथा पर रोक इनके द्वारा लगाई जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, सती प्रथा पर ये रोक लगाते हैं। इन्होंने जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता ली थी, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर हम यहाँ से एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमने यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन तो बना दिए, लेकिन मेरा मानना है कि अब एग्जाम पास है, 10 क्वेश्चन तो भाई बनने चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, क्वेश्चन ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 कब की गई थी? 1875 में जो है वो आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला परीक्षा में क्वेश्चन कुछ और भी पूछ सकता है। क्वेश्चन वो क्या क्या पूछ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, इस बात को आपने याद रखना है। और कब की गई थी? 1897 में। और इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना, तो यंग बंगाल आंदोलन को के जो संस्थापक थे इनका नाम था हेनरी विवियन डेरेजियो। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है, इस क्वेश्चन को भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फ्री हिंदुस्तान निम्न में से किसकी कृति है। तो अगर बात की जाए फ्री हिंदुस्तान वाज वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखिए फ्री हिंदुस्तान की बात हो रही है और किस की ये कृति है, तो ये तारकनाथ दास की कृति है फ्री हिंदुस्तान। और बहुत सारी कृतियाँ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे न्यूज़पेपर यहाँ पे है, जैसे कि आपका केसरी और मराठा। अगर बात की जाए केसरी और मराठा जो समाचार पत्र थे, इसकी जो रचयिता, अगर मैं इसके संपादक अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो बाल गंगाधर तिलक इसके जो है वो राइटर थे। उसी प्रकार अमृत बाजार एक पत्रिका आई थी, तो अमृत बाजार की जो लाई थी मोतीलाल घोष के द्वारा। द ट्रिब्यून जो आज के डेट में भी चलता है, तो द ट्रिब्यून जो लाई थी वो दयाल सिंह मजाठिया, इस नाम को नाम रखना है कि दयाल सिंह मजाठिया जो है इनके द्वारा लाई थी द ट्रिब्यून। अमृत बाजार मोतीलाल घोष, भाई ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं, परीक्षा में कभी भी आ सकते हैं। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक। हरिजन सबको आता है, महात्मा गांधी है।
यंग इंडिया भी महात्मा गांधी है। लेकिन हिंदू पेट्रियाट, ये अजीब नाम है, अजीब सा नाम है, हिंदू पेट्रियट। तो हिंदू पेट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी साहब के द्वारा लाई गई थी। तो इस प्रकार की जो किताबें हैं वो परीक्षाओं में बहुत दफ़ा लाई थी, और हरिजन तो भाई महात्मा गांधी के द्वारा लाई गई थी, और ये टेट परीक्षाओं में बहुत दफ़ा पूछी गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। निखिल घोष इज एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, की संगीत किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है निखिल घोष। निखिल घोष की बात हो रही है। निखिल घोष जो है वो तबला बजाते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। और निखिल घोष तो तबला बजाते हैं, और कौन कौन निखिल घोष साहब के अलावा तबला बजाते हैं। तो तबला बजाने वालों में अगर नाम में देखा जाऊँ तो सबसे ज़्यादा मैं जो जाकिर हुसैन का नाम लेता हूँ, क्योंकि तबला बजाने के लिए सबसे कम उम्र में जो पद्मश्री किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मिला है वो जाकिर हुसैन जी को मिला है। अल्लाह रखा खान जी भी तबला बजाते हैं। उस प्रकार बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो आपका थोड़े बहुत नाम मैं लूँगा, जैसे कि पंडित शिव कुमार शर्मा, ये नाम पूछा गया है टेट परीक्षाओं में। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई बजाते हैं, और पंडित राम नारायण जो है वो सारंगी बजाते हैं। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि कौन सा गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है। देखिए, गांधी सत्याग्रह का स्वरूप जो है वो कौन सा नहीं है, तो हिजरत जो है वो एक गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ अन्य जो सभी, वो यहाँ पे गांधी जी के सत्याग्रह के जो है वो क्या है, स्वरूप है, चाहे असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भूख हड़ताल है। उसी प्रकार यहाँ पे गांधी जी की और भी बहुत सारे सत्याग्रह होते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो सत्याग्रह किया था वो किया था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह इनका पहला सत्याग्रह था, और जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 19 अप्रैल 1917 के आसपास इनके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पूछने वाला परीक्षा में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अहमदाबाद मजदूर आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1918 के आसपास हुई थी, इस बात को भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। इसके बाद जो है वो आईएनसी के भी प्रेसिडेंट महात्मा गांधी जी रहे थे। आईएनसी के जो प्रेसिडेंट रहे थे ये 1924 में रहे थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन हुआ था, और 40वां अधिवेशन को जो है वो बेलगांव अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और कब भी हुआ था ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये 1924 में हुआ था। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा, आपको सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए, चाहे वो आपसे आईएनसी के प्रेसिडेंट पूछे जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन आपको जो है वो अच्छे से आना चाहिए। परीक्षा में कोई सा क्वेश्चन भी आपको काम आ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और गांधी जी के बारे में अगर देखते हैं तो गांधी जी के द्वारा ही दांडी मार्च भी चलाया गया था। दांडी मार्च की जो शुरुआत है वो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच में दांडी मार्च हुआ था, इस बात को भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गांधी इरविन एक समझौता भी होता है, और गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 के आसपास हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पूना समझौते पे जो हस्ताक्षर हुए थे वो 1932 में हुए थे, इस बात को आप याद रखें। अगले क्वेश्चन की बात कर, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कौन सभी गोलमेज सम्मेलन, देखिए जो जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे उन सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो हिस्सा लिया था वो किसके द्वारा हिस्सा लिया गया था, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया है, वो है कि 1857 में महान विद्रोह हुआ तब गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 में जब महान विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, और दोबारा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गया। तो ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं जानेंगे, लेकिन इतना ज़रूर जानेंगे कि लॉर्ड कैनिंग जो है वो उस समय जो है महान विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे। 1856 से 1862 तक जो है वो गवर्नर जनरल ये रहे थे लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल पूछा गया तो आसान भाषाओं में बताएंगे, 1856 से 1862 तक जो है ये रहे थे, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, लॉर्ड रिपन को जो है वो स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है, इस बात को याद रखना है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। नहीं सॉरी, हाँ जी, लॉर्ड रिपन के बारे में बात कर रहे हैं अब, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। और नियमित रूप से जनगणना भी 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा ही शुरू की गई थी, इस बात को भी आप याद रखें। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति भी इनके द्वारा ही की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप लॉर्ड रिपन के बारे में जान रहे हो, लॉर्ड कैनिंग के बारे में जान रहे हो, तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैप्स नीति, हड़प की नीति, जिसके तहत जो है राज्यों को हड़प लिया जाता था, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। और पहली रेलवे लाइन, पहली तार सेवा, पहली रेलवे लाइन इन्हीं के कार्यकाल के दौरान, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान ही बिछाई गई थी। पहली रेल 1853 में मुंबई से ठाणे चली थी। 34
125 किलोमीटर जो है वो पहली रेल टोटल चली थी। इस बात को भी आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगर बात की जाए लॉर्ड हार्डिंग की, तो लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल था वो 1844 से 1848 था। यहाँ पे ऑप्शन में दिया था, तो इनका कार्यकाल भी हमने जान लिया। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, जिसकी हम बात भी कर रहे थे कि कौन सभी गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित हुआ था। तो सभी गोलमेज सम्मेलनों में एक ही व्यक्ति जो है वो सम्मिलित हुए थे और इनका उपस्थित हुए थे। इनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात की जाए तो ये सभी गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित हुए थे, इस बात को आप याद रखें। और महात्मा गांधी भी एक गोलमेज सम्मेलन में गए थे, ये था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितने बार, तो महात्मा गांधी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। तो एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे गांधी इरविन समझौते के बाद। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो तीनों बार गए थे तो ये भीमराव अम्बेडकर थे। मैं भीमराव अम्बेडकर की बात करता हूँ तो ये इनको कानून संविधान के निर्माता कहा जाता है। और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति की जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाम है। और तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उनमें इनके द्वारा हिस्सा लिया गया था। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए, बात की जाए राज्यसभा की अध्यक्षता जो करता है वो उपराष्ट्रपति करता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट करता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। और शपथ कौन जो है उपराष्ट्रपति को दिलाता है, तो शपथ जो दिलाता है वो राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इस बात को आपने याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रेजिग्नेशन, ओथ तो आपको प्रेसिडेंट ने दिलाई उपराष्ट्रपति को, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ओथ तो दिलाई प्रेसिडेंट ने, लेकिन त्यागपत्र रेजिग्नेशन किसके द्वारा दिलाएगा। तो रेजिग्नेशन तो यहाँ पे दिलाया जाता है। प्रेजाइड जो यहाँ पे ये तो राज्यसभा को तो प्रेजाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रेजिग्नेशन की। तो रेजिग्नेशन भी राष्ट्रपति दिलाएगा, ओथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा, तो दोनों ही राष्ट्रपति दिलाएगा। अगर आप उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपकी एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो आपकी एज दोनों सेम होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी है और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है जो कि संथाल जनजाति से आती है। और उपराष्ट्रपति की अगर मैं बात करता हूं तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है वर्तमान में भारत की। और 5 साल के लिए इनको जो है वो चुना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनावों की अगर मैं बात करूँ तो इनके लिए जो बोर्ड छोड़ता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा के 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं उनको छोड़कर सभी सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित जितने भी सदस्य वो सभी सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के वो सभी सदस्य वोट छोड़ेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो आपको हर एक चीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी की मैंने आपको बताया वहाँ पे विधानसभाएं हैं, तो वहाँ की विधानसभाओं के जो केंद्र शासित जो प्रदेश है वहाँ के जो सदस्य है वो वोट छोड़ सकते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। मतलब आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। आपसे जैसे मर्जी क्वेश्चन एग्जामिनर परीक्षा में पूछेगा, गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अभी भी आपके पास टाइम है, आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो। अगर आपने अभी तक तैयारी, मैं मानता हूं कि 20% लोग ऐसे जिनकी पहले से थोड़ी 15-20 दिन से तैयारी होगी, लेकिन जो व्यक्ति अभी भी तैयारी कर रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं इस 100 के पीछे जो मैंने परसेंटेज लगाया इसको 100 बना दो भाई, और परसेंटेज यहाँ लगा दो, 100% आपका टेट क्लियर होगा। आपको क्या करना है, आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस देखनी है। अभी भी आपके पास टाइम है, अब बैठिए, क्योंकि अब बैठना पड़ेगा। अब 10 दिन आपके पास बचे। अब आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है सर। अब आपको अपना टाइम देना होगा। और किसी राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो उत्तरदायी होता है किसके लिए, तो भाई लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि राज्य के अंदर सीएम होगा और सीएम जो है कहाँ पे विधानसभा के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि वहाँ पे विधानसभाएं होती है राज्यों के अंदर। देश का जो प्रधानमंत्री होगा वो संसद के ऊपर उत्तरदायी हो सकता है। तो देखो, राज्य में विधानसभाएं बनाई गई और देश में संसद में लोकसभा और राज्यसभा बनाए गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको देखिए बेसिक नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करता हूं तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि नदौन विधानसभा क्षेत्र से आता है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभाओं की 68 सीटें हैं, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। और सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो कांगड़ा में, बहुत दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे कम लाहौल स्पीति और किन्नौर में एक सीट है। ज़्यादा मैं यहाँ से बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहुत दफ़ा यहाँ पे विधानसभा की सीटें बता चुका हूँ। तो 403 सीटें सबसे ज़्यादा भारत में अगर हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं की है, किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। वेस्ट बंगाल में दूसरे नंबर पर 294 है, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी बहुत दफ़ा पूछे गए हैं। कभी कभार क्वेश्चन में ये भी आया है कि आप ये बताइए महाराष्ट्र में कितनी है, तो महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे 288 के साथ। और सबसे कम अगर बात की जाए तो सबसे
कम जो है वो सिक्किम में है। सिक्किम में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो सिक्किम की बात की जाए तो वहाँ पे मात्र और मात्र 32 सीटें जो है विधानसभाओं की है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, और चुनाव हुए थे हरियाणा में, वहाँ पे विधानसभा की 90 सीट्स है। और आपकी उत्तराखंड हमारा पड़ोसी राज्य है, तो वहाँ की भी देख लेते हैं, वहाँ पे 70 है। तो दो ज़्यादा हिमाचल से उत्तराखंड में हरियाणा के मुख्यमंत्री नए बने हैं नायब सिंह सैनी, और उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं। तो जो भारत का संविधान है, यहाँ पे 3 प्रकार के आपातकाल दिए गए। देखो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन पेपर में भी पहले जहाँ से मैंने क्वेश्चन पेपर ये लिया है, वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और आप फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। नेशनल की बात करता हूँ तो अनुच्छेद 352 में आती है, स्टेट की बात करता हूँ तो अनुच्छेद 356 आती है, और फाइनेंशियल की बात करता हूँ अनुच्छेद 360। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जो आपका वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है, वो भारत में कितने बार लगी है, क्वेश्चन आया है पेपर में। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आती है, तो ये भारत में एक बार भी नहीं लगी है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम। भारत में योजनाओं का उद्देश्य आता है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत बार इसके बारे में बता चुका हूँ, ज़्यादा यहाँ से बात बहुत कम करेंगे। डीपीएसपी के बारे में बात कर लेते हैं। ये डीपीएसपी दिया है, अनुच्छेद नंबर 36 से 51 डीपीएसपी बात करता है। पहला बात तो ये है, और 39 का ए जो है वो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, और 39 का ए बात करता है समान नागरिक संहिता, समान रूप से कानूनी सहायता की, सभी को कानून जो है वो समान सहायता देगा। और अनुच्छेद नंबर 40 बहुत दफ़ा पूछा गया है, 40 जो है वो बोलता है ग्राम पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद नंबर 44 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 44 बात करता है समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड, पुष्कर धामी सिंह का जो उत्तराखंड है, ये भारत का पहला राज्य बन चुका है जिन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। 48 का ये जो है वो पर्यावरण की संरक्षण की बात करता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। और अनुच्छेद नंबर 51 अगर नॉर्मल बात की जाए तो 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मौलिक भारत में योजनाओं का उद्देश्य, क्वेश्चन हो गया, प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना है वो 1955 में हुई थी। इंडिपेंडेंट इंडिया ये फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था, और MC सेटवाल्ड इसके कुछ अध्यक्ष टाइप थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से मौलिक कर्तव्यों की सूची में किसका समावेश होता है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो भारतीय संविधान के 51 के ए में आती है। और भाग कौन सा, तो पार्ट 4 का ए। तो पार्ट 4 के ए में मौलिक कर्तव्य आता है, और 51 के ए में भी आता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यूएसआर जो होता है आपका, यहाँ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया, जिसको हम रूस कहते हैं। रूस से जो है हमारे देश ने मौलिक कर्तव्य लिए है, और मौलिक कर्तव्य 51 के में आता है। कितने कुल मौलिक कर्तव्य, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो टोटल जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 मौलिक कर्तव्य, इस बात को आपने याद रखना है। और रूस से लिए है मौलिक कर्तव्य 51 के में, और भारतीय संविधान का भाग 4 का जो ए है, इसमें मौलिक कर्तव्यों की बात होती है। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है मौलिक कर्तव्यों वाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि किसका समावेश होता है, तो समावेश की बात हो रही है, तो वैज्ञानिक मनोदशा, मानवता तथा जांच एवं सुधार की भावना विकसित करने के लिए जो है वो मौलिक कर्तव्यों की सूची का समावेश होता है। तो टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी मुझे इसका सही लग रहा है। संडे को मैंने आज एक ही वीडियो बनाई है, तो किसी कारण से एक ही वीडियो बनी है आजकल थोड़ा सा, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा कल से कि 2 से 3 वीडियो मैं दिन की डालूं, ताकि आपके बीच जो है और अच्छा कंटेंट डाला जाए। सार्वजनिक वित्त का संरक्षण कौन होता है, हु इज़ द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। तो पब्लिक पर्स का जो गार्डियन है वो होता है कैग, ऑडिट एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में जो भारत की जो कैग है ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गिरीश चंद्र मुर्मू जी का नाम।
तो आज के लिए हम इतना ही यहाँ से पढ़ते हैं। और कैग के बारे में आर्टिकल 148 बात करता है और 149 जो है इनकी शक्तियों की बात करता है। उसी प्रकार महान्यायवादी अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 इसकी बात करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद नंबर 63 बात करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन राष्ट्रपति 52 से 61 तक आते हैं। तो इस फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 280। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर जो है वो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, जय शंभू, जय शंकर महादेव, जय माँ भंग्याणी, जय चूड़ेश्वर महाराज, जय शंभू, हर हर महादेव।